5 गाँव के 2 गाँव के बीच में आपको शहीद की यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लेकिन उन जवानों को अग्निवीर बनाने का काम किया। सांसद महोदय खड़े होकर ये भी कह देते कि ये गलत है, मैं जिनका वोट लेके आया हूँ ये गलत है, तो भी बात समझ में आती है। शादी कैसे होगी जब वो 18 साल का है, 21 साल का होगा, 22 साल में वापिस आ जाएगा, कौन बच्ची देगा? अच्छा, आप भी बाल विवाह वाली कैटेगरी में थे क्या? क्योंकि मेरी अभी 21 साल का नहीं था, मैं 11th में था, तो आप देखिए 17 साल एक सब इसी तरह है। तो आपने इसके लिए विरोध नहीं किया था? नहीं, मैंने विरोध किया लेकिन चली नहीं ना। जब मेजोरिटी में आ गई 2018 के चुनाव में, तो जब मुख्यमंत्री बनाने का सवाल था तो कैलाश चौधरी के लिए विशेष ट्रेन से वहाँ नहीं गया गया और ट्रेन लाद देगी हुए। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कहा कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव से ठीक पहले इसको ना कह के दिला दिया हो गई। जब आप अंदाजा देखिए, जब वो गोल्ड मेडल लेके आती ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश का प्रधानमंत्री कहता है ये देश की बेटी है, ये देश का सम्मान, और जब वो उनके साथ जाति होती है, न्याय मांगती हैं, तो वो किसी जाति की हो जाती है। असल बात है वो एक ठाकुर का मतलब राजस्थान में ठाकुर ही नहीं, सामंत तो जाट भी रहे। पूरे राजस्थान की पुलिस को लगाया गया कि अमराराम जिंदा है, मुर्गा पकड़ा जाना चाहिए, और पुलिस को ये कहा गया कि इतना बड़ा गुंडा है, ये है रेसर है। ये आप एक जगह में जयपुर से सीकर आ रहा था, आप देखेंगे कि रेस का थाना ओन रोड ही है। कंडक्टर ले जाकर थाने के गेट पे रोक दी, भी एक सामने लठी। अब एक बार विधानसभा के अंदर अखबार में लपेटकर बाजरे का एक पौधा ले गए। बाजरा भी ले गया, सरसों भी ले गया। बाजरा तो इसलिए लेके गया तो धनखड़ साहब हो गया। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बस राबड़ी बनी। एक विधायक है, आप परिचित हो, मुकेश भाकर, उनको भी अभी निलंबित कर दिया गया है। उनकी इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मिलो जब उनसे पूछना बदल रहा है, जिसके हमारा रामी तो पर्ची भी है नहीं, वो जरूर पढ़नी हुई है, पर्ची मुख्यमंत्री है। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं द लोक। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसके लिए राजस्थान के सीकर में कहा जाता है कि अगर मोदी से भी ज़्यादा फेमस कोई शख्स है तो वो अमरा है। एक ऐसा शख्स जो 18 साल की उम्र में सीकर के एक कॉलेज, एसके कॉलेज में एडमिशन लेता है, बीएससी की पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद बीएड करता है। बीएड के बाद में जो मनसा है वो चेंज होती है और एमकॉम की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पढ़ाई करते हैं। एमकॉम की पढ़ाई के बाद में स्कूल टीचर सरकारी उस पद पर ज्वाइन करते हैं, आसीन होते हैं, कुछ साल बढ़ाते हैं। उसके बाद उनका वहाँ पर मन नहीं लगता और उसके बाद सरपंची का चुनाव लड़ते हैं, सरपंच बनते हैं। उसी सरपंच बनने के पहले के दौर में अगर थोड़ा सा झांके तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दौरान वो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं कबड्डी जैसे खेल। वही शख्स आगे जाकर सरपंच बनता है, सरपंची के बाद राजनीति करते हुए विधायक बनता है, लोकसभा के कई चुनाव लड़ता है, हारता है। लगभग 5 या 6 चुनाव, आप अगर मैं गलत नहीं हो तो हारे। लगभग 6 चुनाव हारने के बाद आज वो शख्स देश की पार्लियामेंट में बैठा है। नाम है अमरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इनकी जो जर्नी रही है, मैंने आपको सबसे पहले इतना जो विस्तृत बयान दिया वो इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत जो जमीन से जुड़ी, मिट्टी में सने हाथों से कबड्डी खेलते हुए आज देश की सार्वभौमिक जो न्याय प्रणाली है उसका आधार तय करने वाली पार्लियामेंट वो शख्सियत बैठी है। उनकी जर्नी क्या रही, उनके बीच में संघर्ष क्या रहे, टीचर बनने के बाद राजनीति के प्रति उनकी उत्सुकता कैसे जागी, इतने चुनाव हारने के बाद भी उनमें की हिम्मत कहाँ से शेष रही कि वो 6 चुनाव हार कर फिर चुनाव लड़ते हैं और आखिर में एमपी बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जब आप इतनी बार हार कर और हार का स्वाद लोग
स्वाद चखते हैं आप, मुझे लगता है कि हार में नहाए हुए हैं, और हार में नहाने के बाद आज जो आप एमपी की सीट पर बैठे, कैसा लगा? ऐसा मैं चुनाव, चाहे वो छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव हो, सरपंच का हो, फिर विधायक हो, सांसद का, जी मैं मेरे लिए चुनाव नहीं लगता। मैं जिस जनता के लिए संघर्ष करता हूँ, जी उस जनता की आवाज आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। जीतने में बहुत बड़ा कोई वो नहीं होता, और हार में भी बहुत बड़ा कम नहीं होता। इसलिए वो जनता जिसके हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनकी हार और जीत होती है। न केवल अमराराम की, तो उनके साथ साथ की जीत होती है, उनके साथ साथ की हार। इसलिए कोई ज़्यादा गम नहीं होता हार का, और जीत का कोई बहुत बड़ा उत्साह नहीं होता। वो जनता है, और वो जनता सार्वभौमिक है, और उसके लिए नहीं हो रहा। आज़ादी के 75 साल बाद में भी उस जनता के हक और अधिकारों पे मुट्ठी भर लोगों का जो डाका है, इस रूप से उसके खिलाफ जनता को अपनी ताकत का एहसास, मैं तो बताऊँ, वो बहुत बड़ा एहसास कराया है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन में आप देखेंगे कि देश की संसद में तो 30% के 10% का 30% का नेता भी नहीं था जी लेकिन जनता ने 1 साल तक आंदोलन करके नरेंद्र मोदी को तकनीकी हुई किया। ये है जनता की असली ताकत, जो सड़क से संसद तक भी भेज देती है, और संसद वालों को 10 साल से आपके यहाँ पर सांसद थे सुमेधानंद जी। 10 साल तक मोदी जी के जो लीडरशिप है उसमें उन्होंने सीकर को संभाला, और उसके बाद एकदम से जनता ने उनकी बजाय अमराराम जी को वो कुर्सी दे दी। आपको क्या लगता है कि उनको सत्ता जो है वो जनता ने फिर से क्यों नहीं सौंपी? उनकी विफलताएं क्या रही? मैं समझता हूँ विफलताएं थी। पहली बात तो मोदी ने जो वायदे जी काला धन ला के 100 दिन में हर देशवासी के खाते में 15 लाख डाल देंगे, तुम्हें महंगाई पे रोक लगा देंगे, जी प्रदेश के नौजवानों में जो बेरोजगारी, हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे। जी एक भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया, और एक शब्द भी 10 साल में सांसद महोदय ने देश की संसद में बात नहीं की। आज पूरा लोकसभा क्षेत्र के 80% गांव और शहर पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन एक शब्द भी देश की संसद में उन्होंने पानी के लिए नहीं। सीकाबाटी और सीकर वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा सेना में जवान भर्ती हो, और न केवल भर्ती होते हैं, जब भी दुश्मन देश की सेनाओं से मुकाबला हुआ है तो सबसे ज्यादा शहादत भी देने वाले। हर गांव में 5 गांव के 2 गांव के बीच में आपको शहीद की न्यूज मिल आई। लेकिन उन जवानों को अग्निवीर बढ़ाने का काम किया। सांसद महोदय खड़े होकर ये भी कह देते कि ये गलत है, मैं जिनका वोट लेके आया हूँ ये गलत है, तो भी बात समझ में आती है। न आम जनता के लिए, न जवान के लिए, केवल हाथ उठाने का काम किया। इसलिए जनता ने नकारने का न केवल इसमें किया है, बल्कि 14 और 19 में 25 की 25 सीट जो इंडिया गठबंधन की थी, अभी 11 पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। आपने हाल ही में अभी अग्निवीर की इसी जवाब में बात करी। अग्निवीर पर आपका स्टैंड क्या है? नहीं, अग्निवीर नहीं होनी चाहिए। परमानेंट जिस तरह से जवान आज तक भर्ती हो रहे थे वो होना चाहिए। मतलब आप 4 साल का अग्निवीर, मतलब हर जगह आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जो ले रहे हैं देश की सेना के साथ और देश के जवानों के साथ, मतलब इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता देश की सुरक्षा के साथ और देश के जवानों के साथ। और उसका नतीजा है कि ये जो हार मिली है भारतीय जनता पार्टी, तो 400 पार की बात करती थी वो भारतीय जनता पार्टी 240 पे रहेगी। 14 और 19 में मेजोरिटी मिली थी, और आज वो मेजोरिटी से पीछे। निश्चित रूप से तो टेलर था, फिल्म अभी बाकी है, अगर ऐसे ही चलते रहे तो। अमराराम जी ने जिस शेखावाटी की बात की उसमें 3 जिले आते हैं, एक चूरू, एक सीकर और एक झुंझुनू। आपके यहाँ से आपने जो सैनिकों की बात की, मूर्ति की बात की, मूर्तियाँ अक्सर जो है वो भगवान की बनती हैं, लेकिन शेखावाटी में जो रिसर्च करने पर और जो मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता चला कि भगवान के बाद अगर किसी को वहाँ पर भगवान के तुल्य अगर इज्जत किसी को मिलती है तो वो शहीद को मिलती है।
और अनेकों जो परिवार हैं उनमें जो भी गुजर बसर है वो भी सेना के थ्रू ही होता है। नौकरियां जो है सबसे सुलभ, सबसे सहज तरीके से सेना में लोग नौकरी पाते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि अग्निवीर के चलते वो जो सेना के प्रति सम्मान था वो किस तरह का रहेगा? और कारगिल जैसे युद्ध में, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर शहादत देने वाला कोई क्षेत्र था तो वो शेखावाटी क्षेत्र था। तो उसके बाद ये परिणाम किस तरह से बदले हैं? पिछले कुछ सालों में जब से अग्निवीर आया है तो लोगों की अर्थव्यवस्थाएं, घर किस तरह से प्रभावित हुए हैं, इस पर आपका ऑब्जर्वेशन है? असल बात यह है कि सवाल अग्निवीर का ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वायदे किए उससे सब काम होते थे। मतलब आप देखिए, बढ़ते ही उन्होंने 2014 में किसान को किसान नहीं रहने देने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए 3। जब इस देश का किसान लड़ा तो वो देश की संसद में पास नहीं था। फिर कोरोना के वक्त बिगड़ चर्चा के 3 कृषि से संबंधित काले कानून के क्या है, मतलब आज ठीक आज़ादी से पहले की स्थिति वापस किसान की हो जाएगी कि पैदावार, खेत, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी अंबानी अडानी के साथ हैं। कानून बाद में बने और पंजाब और हरियाणा में साइलो गोडाउन अंबानी अडानी के पहले तमने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, यही इससे चलते हुए निश्चित रूप से वो काले कानून वापस हो गए। लेकिन फिर अग्निवीर लेके हैं, मतलब किसान को किस तरह से जर्जर किया जा सकता है, उसकी इनकम को किस तरह से तहस किया जा सकता है। राजस्थान में यही भारतीय जनता पार्टी में बछड़ों पर पाबंदी लगाई। बछड़ा, गाय और फाड़ने वाला किसान तीनों मारे गए, इसकी इनकम समाप्त हो गई। मतलब हजारों करोड़ रुपए मेले लगते थे और सबसे बड़ा इस देश का पशु मेला था वो प्रदर्शन, आज की तारीख में नहीं बढ़ रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वहाँ से स्टार्ट किया था, गोधन पे पाबंदी लगा करके फसलों से जो लागोरी बचता है वो देश में प्रसिद्ध था, जिसको तबाह करने का काम किया। उसको राजस्थान से बाद में जाएगा, फिर काले कानून आएंगे, फिर अग्निवीर आएगा। मतलब कुल मिलाकर देश के अन्नदाता को उसी जगह वापस ले जाना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो अपना जिंदा रहने के लिए उनके मजदूरी के लिए चला रहे हैं। लेकिन ये इस देश का किसान निश्चित रूप से, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम उस नीतियों के खिलाफ जंग के मैदान में है। पहले भी आज़ादी के वक्त भी लड़े हैं, बलिदान दिया है और अंग्रेज़ों और राजशाही को ख़त्म किया है। इस कंपनी राज को खत्म। आपने कहा किसान आंदोलन के टाइम पर जो कानून लाए गए वो आपने संघर्ष करके वापस करवा लिए। मेरा जो मूलभूत सवाल था वो ये था कि अग्निवीर से परिणाम कैसे नजर आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर? क्या समस्याएं हैं जो अभी हाल ही में दिखना शुरू हो गई? दिखना शुरू इसलिए हो गई कि 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल में वापस आने, फिर न उसको पेंशन है, न वो आर्मी में है। आप अंदाजा कीजिए क्या हालत होगी उसकी। ज़िंदगी तो सब पूरी की पूरी बाकी है। मतलब कोई बच्ची भी नहीं देगा अगर ये शादी नहीं होगी। शादी कैसे होगी जब वो 18 साल का है, 21 साल का होगा, 22 साल में वापस आ जाएगा, कौन बच्ची देगा? मतलब आज जो सरकारी नौकर वो इसलिए देते हैं कि उसकी ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक उसकी सामाजिक सोच है। लेकिन ऐसा अग्निवीर जो 4 साल के लिए मुफ्ती होगा, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 3 साल नौकरी के बाद नहीं करा जाएगा, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ तो जान तो खेलते थे, कौन खेलेगा? तो 4 साल के लिए वो भर्ती होगा तो न सुरक्षा के साथ भी होगा। और ये 2 तरह की मतलब एक उसमें फिर उनमें से कुछ 20-25% को आप सैनिक भी बनाएंगे और 75% को ऑफिस घर भेजेंगे अग्निवीर के रूप में। तो इससे साफ जाहिर है कि न सामाजिक रूप से और न नैतिक रूप से और न साहसिक रूप से देश की सेनाओं को सुरक्षित रखने में जो जज्बा था वो सब समाप्त। जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से थोड़े से वीक परिवार थे, जहाँ से लोग फौज पुलिस की भर्ती में ही मेनली जाते थे और फौज का जिनके प्रति ज़्यादा जुनून का जो मामला रहता था, तो ऐसे लोगों के लिए आपका अब संदेश क्या है? उनको किस तरफ जाना चाहिए जिससे वो घर की रोजी रोटी चला सके?
अग्निवीर में जाने के लिए आप कितना सपोर्ट करेंगे? नहीं, असल बात है अग्निवीर में भी बेरोजगारी इतनी भयंकर है। अग्निवीर ही नहीं, अब आप अंदाजा कीजिए इंजीनियरिंग किए हुए मतलब दैनिक मजदूरी से कम मजदूरी से और नौकरी है, वो तो मजबूरी है इसलिए भर्ती तो होंगे। लेकिन आज की नीतियाँ केवल इसमें नहीं चल रही हैं, हर क्षेत्र में जो नीतियाँ चल रही है उससे सबसे बड़ी बेरोजगारी और सबसे बड़ी अमीर और गरीब के बीच की खाई है इस 10 साल में सबसे ज़्यादा बड़ी है। पूरी दुनिया में सबसे खाई है अमीर गरीब के बीच में, वो भारत में जितनी है वो दुनिया के किसी देश में। और जो आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमारे भारत के पड़ोसी श्रीलंका का हालत आपने देखा और कल आपने बांग्लादेश का हाल देखा है और कब नेपाल और भारत का नंबर पाकिस्तान का कब आ गया, क्योंकि ये नीतियाँ पूरे देश के स्तर पर सोवियत रूस का विघटन के बाद तो नीतियाँ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की लाई गई है। पूरी दुनिया में मुट्ठी भर लोगों के पास पूरी उत्पादन की ताकतें, संपत्तियाँ उनके कब्जे में आ गई। आम जनता के पास जो 80-85% है उसको जीने लायक नहीं छोड़ा है और वो नीतियाँ जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी मैं समझता हूँ उसके खिलाफ आंदोलन भी उसी तेजी से बढ़ेगा और वो पूरे देश में बढ़ता है। आप गृह युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, परिवर्तन होगा। देखिए आप 1930 में मंदी का दौर में आए और पूरा एक साम्राज्यवादी व्यवस्था थी और वो पूरी समाप्त और एक युग का युगांतर हुआ कि जो अंग्रेजों का राज में लोग ये कहते थे वो सूर्य अस्त नहीं होता, मतलब पूरी दुनिया में इंग्लैंड का साम्राज्य वो समाप्त हुआ, उस सामंतवाद समाप्त हुआ और एक पूंजीवादी व्यवस्था हुई और उसी के चलते वो आगे चलते गए। 1917 में एक समाजवादी व्यवस्था, सबसे बेहतरीन समाज की हर बुराइयों को समाप्त करके एक विकसित और वैज्ञानिक आधार पर समाज बनाया। वो 70 साल तक चला और वो सब रिकॉर्ड जो विकास के रिकॉर्ड है, वैज्ञानिक फोर्स का रिकॉर्ड सब थे। लेकिन जब 1990 में उसका विक्टम सीक्वेंस से हुआ तो उन ताकतों को खुलकर खेलने के लिए पूरे देश दुनिया में हुआ और उसका नतीजा आप नफे के बाद हम 2008 में देखिए वही मंदी का दौर फिर और 2024 में हम और आप बात कर रहे हैं कि मंदी का दौर आज भी जारी है। और मंदी जब भी टूटती है, मंदी जब भी आती है जब संसाधन कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास हो जाए और लोग बेरोजगार हो जाए, लोगों को जीने लायक रोजगार नहीं मिले तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था परिवर्तन का सवाल है। तो निश्चित रूप से अराजक स्थितियाँ भी आती, जब जैसे सैद्धांतिक रूप से वेल प्लान कोई चीज भी है तो अराजकता भी आती है। लेकिन अल्टीमेटली मंदी का दौर जब भी टूटता है, जब भी ये व्यवस्थाएं पुनर्वितरण होगा इस संपत्तियों का जिनके आबीज है वो जनता के हक में हो, न केवल मुट्ठी भर होगी। आपने अभी ना अग्निवीर के दौरान बात करी कि कोई लड़की भी नहीं देगा, ये राजस्थान का नौकरी के साथ शादी वाला संबंध क्या है? संबंध ये है कि नौकरी अगर लगे हुए बच्चे को बच्ची कोई देगा तो उसकी आखिरी सांस तक उसकी सामाजिक सुविधा, उसको पेंशन मिलेगी, वो नहीं रहेंगे तो फैमिली पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी, तो आखिरी सांस तक। आप देखिए सोबीगा वाले को कोई बच्ची नहीं देता आज लेकिन 4th क्लास की अगर नौकरी लग जाए, लाइनमैन लग जाए तो उसको बच्ची नहीं गया। मैं हाल ही में एक इंटरव्यू देख रहा था, मैम जो है आपकी वाइफ के इंटरव्यू में, और मैं ज़्यादा गलत हूँ, जब आपकी शादी हुई उस टाइम आप मास्टर थे? नहीं, मास्टर तो बाद में लग। अच्छा, बाद में लगे आप मास्टर, तो आपके साथ ऐसा नहीं था? तो 11th में ही हो। अच्छा, आप भी बाल विवाह वाली कैटेगरी में थे क्या? क्योंकि मेरी अभी 21 साल का नहीं था, मैं 11th में था, तो आप देखिए 17 साल एक 17 है। तो आपने इसके लिए विरोध नहीं किया था? नहीं, मैंने विरोध किया लेकिन चली नहीं ना मैंने भी विरोध किया, मेरे से बड़े बड़े भाई हेडमास्टर थे, उन्होंने विरोध किया, लेकिन फादर ने कहा कि मैंने हाँ बन नहीं तो शादी बात तो रहनी चाहिए। हाँ,
अब क्या टेक है आपका बाल विवाह का? नहीं, अब वो बाल विवाह बचा भी नहीं है रस। कोई वो परिवारों में बचा है जहाँ बिल्कुल शिक्षा नाम की नहीं। अभी तो मैं समझता हूँ वो जो शादी की बच्ची की 18 और बच्चे की 30 साल, इससे बहुत आगे जाकर शादी है हमने। बाकी बाल विवाह जैसी वो है नहीं। ये बात हो सकता है 6 महीने पहले किसी बच्ची की 2 बच्चियों के साथ खर्चा कम करने के लिए, उस तरह से कोई हो सकता है, लेकिन बाल विवाह का कभी कोई रिवाज बचा नहीं। कोई उन जातियों में जहाँ शिक्षा ना। आपको लगता है आपकी जिंदगी पर बाल विवाह की वजह से कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा? कोई नकारात्मक नहीं पड़ा। शादी कर दी, लेकिन जो पूर्णा जिसको कहते हैं आना जाना, वो मजे रोड से बात ही 3 साल तक नहीं। ठीक। फिर से आपकी उसी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर चुनाव के इर्द गिर्द चलते हैं। आपने एक बयान दिया था, और आपने बयान दिया उससे पहले मैं बात करूंगा इस पर कि राजस्थान में जो भी चुनिंदा नामी सीटें थी, जैसे चूरू, बाड़मेर, उसी तरह से सीकर भी उन्हीं नामी सीटों में शुमार थी। और हाल ही में एक नेता प्रतिपक्ष का बयान आया था, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, और उन्होंने बोलते हुए ये कहा कि राहुल कसवा जो है वो इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि उनका 4-5 सीटों पर प्रभाव पड़े। और ऐसा जो माना जा रहा था वो ये था कि जिन 4-5 सीटों पर प्रभाव पड़ा उनमें सीकर भी एक सीट थी। तो मैं सीकर के सांसद साहब से जानना चाहता हूँ कि इस बयान के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा? अगर फर्क पड़ा तो उनके उस बयान के मायने क्या है? नहीं, असल बात है कि असर पड़ा है किसान आंदोलन से। सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ इस किसान एक ऐसे किसान आंदोलन लोगों की पार्टीदारी इस इलाके की थी, वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी होने में दे। इसमें सबसे बड़ा कारण वो था। बाकी तो कारण वो जो चिंगारी वहां से उपजी थी जब उन्होंने टिकट कटने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और वहां से माना जा रहा था कि एक चिंगारी जली और उसका प्रभाव राजस्थान की सीटों पर पड़ा। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि सीकर पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? यूपी किसका असर है? और ऐसे असर पड़ता तो फिर राजस्थान में 11 में क्यों पड़ा, बाकी में क्यों नहीं पड़ा? ये असल बात यह है कि जो आंदोलन स्तरीय गया, और ये इलाका ही नहीं है। आप देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं सीकर, बाड़मेर की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 साल सोएबा तो कुछ तो वो इलाका नहीं है। तो राहुल कसवा की आप इसकी बात कर रहे हो, मैं सकता है भरपूर वो थोड़ा बहुत हो, लेकिन 2 साल सोएबा तो फिर में तो किसी रूप नहीं। देख, मैं राहुल कसवा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजेंद्र राठौड़ जी के बयान की बात कर रहा हूँ। वो बयान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल ये नहीं, सवाल जिस तरह से काटी गई हुई टिकट उसके राजनीतिक उद्देश्य से। उनके पिताजी 3 दफे सांसद रहे, और 2014 में उनकी टिकट इसलिए काटी गई कि वो अगर रहेंगे तो सरकार बनेगी तो मंत्री बने, इसलिए उसी परिवार में उनके लड़के को दे दो, लेकिन उनको मत दो। फिर 2 दफा 14 और 19 में वो जीत गए, राहुल कसवा जीत गए, तो अब अगर तीसरी बार जीतेगा तो निश्चित रूप से उसका क्लेम होगा, इसलिए राहुल कसवा की टिकट का। तो ये जो लिंक थी निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी तो वो जो जन्मजात किसान के खिलाफ नहीं, एक जगह नहीं है। आप देखिए, जब मेजोरिटी में आ गई 2018 के चुनाव में, तो जब मुख्यमंत्री बनाने का सवाल था तो कैलाश चौधरी के लिए विशेष ट्रेन से वहाँ ले जाया गया और फिर लाद देखे हुए विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कहा कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव से ठीक पहले इसको नाटे के दिला दिया गया। तो एक एक जगह ये जो चीजें थी निश्चित रूप से एक जगह नहीं हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में पहली बार किसान सतीश से पहले जनसंघ से 52 के चुनाव से लेके आज तक आप जनसंघ में 80 तक रही, 80 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी रही।
कभी भी किसान के घर में जन्माओ प्रदेश अध्यक्ष सीट एक बना और उसको भी इस नीतीश से निकाला गया। इसके बाद कैलाश चौधरी के साथ जो हुआ, और कैलाश चौधरी को अभी चुनाव में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रूल चुटाने का काम किया है, मतलब उसका मूल वोट बैंक है, वो एक मत भी कैलाश चौधरी को की। ये जो लात देने की जो बात आपने करी, उस पर मेरे को हाल ही में एक हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू याद आता है। उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ नेतृत्व में से ही एक नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि वो आदमी भाजपा के मंत्रियों को लात मारता है। आपने इन लोगों की जो कही कि उनको बुलाया गया, विमान से बुलाया गया और उसके बाद लात देकर भेजा गया, ये आदमी कौन लगता है आपको? इतना बड़ा वो नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, वो उस पार्टी की जन्मजाति है। पार्टी में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो चुनिंदा लोग नहीं तो चलाने वाले नीति निर्धारक हैं, उनकी है। तो कभी भी किसान के पक्ष में रहे नहीं। मतलब आप देखिए 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, बिजली की रेस्टें पड़ी, हम 4 महीने तक लड़े। उसके बाद में तमाम विपक्षी दल थे, उनकी तरफ से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाएगी। इस वक्त तमाम विरोधी दल थे, संयोजक थे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले मुख्यमंत्री रहे, उनको संयोजक बनाया। उन्होंने आह्वान किया कि जेल भरो, जेल ही नहीं भरी, धर्मशालाएं भर दी, लेकिन एक नया पैसा भी वापिस नहीं हुआ। और 2005 में 1 सितंबर को उस तरह की नेता अमराराम तो नहीं था, केवल एक विधायक था, लेकिन जितनी रेट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई थी वो पूरी की पूरी रोल बैक कराने का काम किया। न केवल रेट रोल बैक कराने का काम किया है, बल्कि 1 लाख किसानों को इन योजनाओं के नाम से, चंद्रवान चोर योजना, हरा चारा, मछली पालन, मतलब 3 गुणी रेट से लूट रहे थे, उनको भी सामान्य कराने। मतलब जन्मजात भारतीय जनता पार्टी किसान के खिलाफ थी और राजा और अंग्रेजों के साथ थी। मतलब जंगे आज़ादी में भी भारतीय जनता पार्टी का वह जनसंघ का कहिए एक व्यक्ति ही जेल में नहीं गया, एक गया वो भी माफी मांग के आ गया, ऐसा होता है जिसको नहीं देते माफी भी दी। आपने एक व्यक्ति का सवाल नहीं, सवाल है उस पार्टी के नीति निर्धारक और नीतियों में किसान विरोधी। पर वो देख रहे हैं आप, मतलब 2013 में यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व सर्वसम्मति से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का कानून पास हुआ, और उसके 1 साल के अंदर ही लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी मिली और सबसे पहले उस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को खत्म करने के लिए अध्यादेश लेके आए। आपको किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन का बहुत फायदा मिला, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। आपका इस पर हो गई। जब आप अंदाजा देखिए, जब वो गोल्ड मेडल लेके आती, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश का प्रधानमंत्री कहता है ये देश की बेटी है, ये देश का सम्मान। और जब वो उनके साथ जाति होती है, न्याय मांगती हैं, तो वो किसी जाति की हो जाती, जब वो देश की बेटी नहीं होती। और जिस तरह से इन लोगों उनको घसीटा गया देश की राजधानी में, उस संसद के सामने घसीटा गया, कि वो शर्म नहीं आई। एक दुराचारी भारतीय जनता पार्टी के एमपी को बचाने के लिए देश की बेटियों के साथ, और इवन यहाँ तक कि एक नाबालिग पहलवान थी, उसको किसी दूसरे व्यक्ति पे हो जाता तो जेल के सिंह क्यों है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एमपी को बचाने के लिए बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, मैं समझता हूँ इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। और न केवल उनको भोगना पड़ा है, टेनी जो इनका गृह राज्य मंत्री था, जिसके आदेश से उसके बेटे ने 4 किसान और 1 पत्रकार को पुतला था, उसको ढूंढ चाहती करी। तो मैं समझता हूँ एक नहीं, सबसे बड़ा कारण है इनकी जो अहंकार था, और वही अहंकार इनको 400 पार की जगह 240 ले गया कुछ। और ये तो टेलर था, फिल्म अभी बाकी है, अभी नीतियों में चलेंगे तो अगली बार जो हालत होगी ना वो देखने में।
आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर जाट समाज एक बहुतायत मात्रा में, आपको जाट कौम से होने का भी फायदा मिला। ऐसा कहा जा रहा था कि अमराराम जी जो है वो चुनाव में अमराराम चौधरी हो गए हैं। नहीं, चौधरी न तो अमराराम चौधरी पहले था, न चौधरी अब है। और मैं तो किसान की राजनीति करता हूँ, उसमें जाट भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें दलित भी है और आदिवासी भी है। ये किसान आंदोलन में जाट के अलावा कोई सबसे ज़्यादा राजस्थान से आने वाले थे तो मीना, और उसी का नतीजा है कि 200 और सवाई माधोपुर अपने आप को 30 बार का कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं पता है। और ये सवाल यही उनकी तरकीब है। भारतीय जनता पार्टी वही अंग्रेजों के बांटो लूटो और राज करें, किसान को किसान मत रहने दो, उसको जाट राजपूत मीना सब में बांट दो, नौजवान को बेरोजगारी का तंस भोग रहा है उसको इसमें बांट दो। अभी ये कोशिश इसकी धर्म के आधार पे बांटो, जाति के आधार पे बांटो, अगड़ा और पिछड़े के वो बांटो, और मतलब हर जगह आप देखिए जब मंडल कमीशन जो सामंतशाही के वक्त जो मंडल कमीशन में जो जातियां हैं उनको पढ़ने का राइट थी, बराबरी का हक नहीं था, सामाजिक रूप से घोड़ी पर चलती तोड़ मारने का नहीं था, उसके लिए लड़े, शहादतें हुई। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ 90 में तो कमंडल लेके निकल गए और उन लोगों को आग के हवाले किया जिनको रिजर्वेशन मिला, तो ओबीसी में थे, उन लड़कों को जलवा दिया। मतलब कितने साजिशाना तरीके से, और वो सरकार को गिरा दी। और इसी बांटो लूटो राज करो की इसी थीम पे जब 84 के चुनाव में 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते थे, इसमें आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी डब्बे में रह गए, वो 2 से 303 तक पहुंच गए। ये बांटो लूटो, बाकी विकास से, देश की एकता से कोई लेना देना नहीं, देश के संविधान में उनका विश्वास नहीं। संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी, संविधान का प्रारूप हो रहा था, इस संविधान की होली जला रहे और कह रहे थे इस देश में सबसे बढ़िया संविधान है मनुष्य में, और मनुष्य स्मृति का मतलब है कि वो लोग बराबरी के हकदार वापस उसी तरफ ले जाना। तो निश्चित रूप से अब वो जनता समझ चुकी, इनकी नीतियों को समझ चुकी, इनके कार्यक्रमों को समझ चुकी, और धीरे धीरे और समझ जाए। आपकी जो राजनीति है वो दबे कुचले की राजनीति रही है, उनके लिए आवाज उठाने की राजनीति रही है, और सामंती व्यवस्था के खिलाफ आपकी आवाज बुलंद रही। हाल ही में इसी तरह का एक पक्ष था जो उस बयान के समर्थन में खड़ा था और एक उसको जाति विशेष से जोड़ने की कोशिश में था। एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी ने हाल ही में एक कविता विधानसभा में सुनाई, ठाकुर बकुआ, जिसको पहले भी अनेक मंचों पर गाया जाता रहा है। आपका टेक उस पर क्या है? नहीं, असल बात है वो एक ठाकुर का मतलब राजस्थान में ठाकुर ही नहीं, सामंत हो तो जाट भी रहे। आप धौलपुर और भरतपुर देख लिए, कोई उनमें ज़्यादा फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं रख सकता। सामंत है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो जाट है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, और चाहे वो नवाब है। सामंत सम्मिलित है। सामंती सोच, सामंती व्यवस्था न केवल सोच होती है बल्कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भी है। सामंती व्यवस्था में जमीन का मालिक जमीन पे काम करने वाला किसान नहीं, चाहे वो सामंत हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, इस देश में सब जातियों के संबंध रहे। सवाल ठीक है, जहाँ ज्यादातर राजपूत सामंत प्रेस ये उस रूप में देखा जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता सामंतवाद एक। आपको नहीं लगता कि उनके जिस बयान पर जिस तरह से विपत्ति लोगों को हुई वो उस मायने में होनी चाहिए? नहीं, वो उनको दूसरे तरह से कहते हैं, बाकी तो सामंत। इसलिए निश्चित रूप से 2 रियासतें जाटों के पास थी, बाकी सब रियासतें राजपूतों के पास थी, और लड़े हैं ना वो उन सामंतों के खिलाफ भी लड़े हैं और उन सामंतों के खिलाफ है।
जो शोषित किसान था ना, वो किसी भी जाति का था, वो लड़ा है। और वो जातियां जो सामंत के रूप में थी, वो अपने आप को जागीरदार समझती थी। तो उस नशे में वो थे। गाँव वो सामंत थे, उनकी कोई बुरी आदत है और उनकी भी वही है। सीकर की अगर बात करें तो सीकर में जो आपने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, सुवेदानंद जी, उन्होंने एक पोस्टल को लेकर बयान दिया और ये कहा कि जो भी क्रिमिनल गतिविधियां हैं वो इस हॉस्टल से होती हैं और अमरा राम जी का उस हॉस्टल को विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो ये माजरा क्या था और आपका इस बयान पर प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा उनकी जमीन किससे गिरी हो रही थी ना, वो उस छात्रावास का निर्माण ही सामंत शाही से लड़के हो। और इस बात के लिए हुआ था कि किसान अगर वो गाँव से आता है और शाम को 8 बजे बाद में अगर वो शहर में है तो उसको बाहर निकाल के कुमार बन सकते थे, कहीं रहने का ठोक नहीं। पढ़ने के भी राइट नहीं था, लेकिन कहीं कोई पढ़ता भी तो उसको भी शहर में रहने के लिए नहीं था। तो संघर्ष के दौरान हालत ये हुई कि वहाँ से जागीरदार को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया और फिर समझौता हुआ। जब ये छात्रावास थी, जमीन कल्याण सिंह के बही थी, उनमें केवल जमीन देनी थी बल्कि एक कमरा भी हरदयाल सिंह के नाम से बनाते गए। एक रेलवे स्टेशन के सामने 1 बीघा जमीन में क्या वो बनाई। ये दोनों चीजें, तो भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोग जो पढ़ा सकते थे उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। तो हमेशा इस छात्रावास का इतिहास ये रहा कि जब भी किसानों के खिलाफ कोई भी सरकार ने हमला किया तो उसके खिलाफ लड़ाई। बाजरे की लेवी लगी पहली बार 72-73 में, आपको पता है। उस टी को चलाने वाले कामड़ के लोग संगीत को 1.5 महीने तक जेल में रहा। भोपालगढ़ में फायरिंग हुई और 4 किसान गोली के शिकार हुए, शहीद हुए। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, सब ने लिखे दे दिया। प्रधान फॉर्मेन राजस्थान के सब में लिखे दे दिया, बादरी भी नहीं देती। केवल इस शेखावाटी के मोर सिंह, टडोग सिंह, दासीराम, यही नेता थे अचल बादशाह से शांतिदारी, जिन्होंने कहा किसान अपनी मेहनत से बाजरा पैदा करता, नेवी के रूप में 1 किलो बाजरा भी नहीं देगा, चाहे बेल जाना नहीं भी रहे, चाहे गोली पाना नहीं हो। और आखिर सरकार को बाजरे की लेनी तेरी तो वापस ये शेखावाटी हमने था पूरा लाभकार राजस्थान का संघर्ष ही थी। आपने गोली की बात की और गोली से अमरा राम जी का एक घटना का रिश्ता पुराना है कि पीछे पुलिस थी, गोलियों की बौछार हो रही थी, अमरा राम जी आगे। कबड्डी के दौरान जो उन्होंने शरीर पर काम किया, खान पान किया, वो काम आया। वो दौड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे गांव पहुंचते हैं, गांव का संरक्षण मिलता है तो पुलिस वाले वापस अपने उन्हीं पैरों से लौट जाते। ये घटना क्या थी, ये कैसे हुआ? ऐसा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को गोलियों का सामना करना। ये हुआ क्या था? मतलब ये कहानी जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। असली बात यह है कि मैं सरपंच बनने के बाद मैंने 86 का चुनाव लिया। ठीक, 10,500 वोट किए जी। और 86 में जो मैं विद्या के आंदोलन की बात कर रहा था, वो आंदोलन आया। ठीक। और सीकर में 4 महीने तक चला। फिर विरोधी दलों को, इसमें जनता दल भी था, भारतीय जनता पार्टी भी थी, दूसरे दल भी थे, उनको मजबूर किया कि उस आंदोलन में। निश्चित रूप से उसके बाद जिस छात्रावास की आप बात कर रहे हैं, योजनाबद्ध ढंग से उस छात्रावास पे बहाना कर, झूठा बहाना क्या किया गया कि जो लड़का शहीद हुआ 14 साल से 9 फिनाल का कानाराम यादव, उसका बड़ा भाई मंगल सिंह को हम पकड़ने गए। मंगल सिंह मेरे ही गांव में पीटीआई की सरकारी सेकेंडरी स्कूल में पीटीआई था। तो रोज सीकर से स्कूल जाता था, स्कूल से वापस सीकर आता था। अगर मंगल सिंह को ही अगर पकड़ना था तो छात्रावास में गोली चलाने की थी। लेकिन ये बहाना किया गया, 4 घंटे तक गोलियां चलाई गई। लड़कों ने, वहाँ रहने वाले लड़कों ने, नियत के लड़कों ने मुकाबला किया और 4 घंटे बाद में जब कानाराम गोली का शिकार हो गया तो लड़कों को अरेस्ट किया, ले जाकर तो थानों को टीका और
FIR लिखी गई तो सबसे ऊपर नाम अमराराम का, क्योंकि राजनीतिक कांटा बनेगा, हमारी राजनीति को ध्वस्त करेगा। इसका गोली चलाकर इस पर 302 में मुकदमा लगा करके इनको या जिंदा या मुर्दा पुलिस से रखे, जबकि वहाँ से 20 किलोमीटर मेरा गाँव है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के पहले राज्य अध्यक्ष लालूराम जोशी के पास नहीं बैठा हुआ था फायरिंग। मेरे को रात को 10 बजे जाकर जब लोगों ने बताया इस तरह से फायरिंग होगी, एरिया का शहीद हो गया, 10 बजे मेरे को गाँव से आ गए। सब ये FIR में सबसे ऊपर आया। पूरे राजस्थान की पुलिस को लगाया गया कि अमराराम जिंदा है, मुर्दा पकड़ा जाना चाहिए। और पुलिस को ये कहा गया कि इतना बड़ा गुंडा है, ये है रेसर है, ये मेरे परिवार को एक शादी थी, वो रात को 11 बजे गए, सुबह 5 बजे वो कहा तो चारों से जिसमें थे, मैं जो ही निकला मेरे पीछे रेसर दौड़ो। पड़ोस के ही मतलब 2 किलोमीटर पे गाँव में बरवास, उसके स्टैंड पे 50 मीटर में पहले था, मेरे से 50 मीटर पीछे दावत। उन्होंने आवाज़ लगाई कि चोर है, पकड़ो पकड़ो, तो मुझे गुस्सा आया तो मैं वापस उनकी तरफ गया। तो पुलिस के अफसरों ने ये कर रखा था कि ये इतने खतरनाक हथियार है कि ये मारते के आदमी को देर नहीं लगाता, तो रेसर को वापस छोड़ गए। और मैं उस गांव में गया तो लोगों ने पानी की पिलाया और एक वोट भी दिया कि आप इस करने के चले जाओ। फिर वो 15-20 मिनट बाद में वहाँ आए तो उन्होंने पूछा भाई वो आदमी किधर गया, तो मैं गया भेजा इधर और बताया। फिर वो पीछे से पुलिस आई, उन्होंने फायरिंग भी की। वो फिर भागने के बाद भी उन्होंने आपको पीछा भी किया और मेरे से बड़ा भाई मेरे को असिस्ट करने के लिए दूसरे रूप से आ रहा था, उस पर फायरिंग हुई, मेरे फिर से दी, लेकिन बच गए। तो ये मतलब कोशिश की, अनेकों कोशिश की। उसके बाद मेरी जनता के बीच बढ़िया था कि अमराराम स्कोरिंग का की फैलस पर आखिर में उनको और राजनीतिक जो हमारी राजनीति को समाप्त करना चाहते थे, किसान की, नौजवान की, विद्यार्थी की आपको संघर्ष को मीडिया मेट करना चाहते थे, उन मीडिया मेट करने वालों की राजनीति की जरूरत थी। 93 में विधायक बनते में पहुंच गया और जो 52 से चुनाव लड़ रहे थे उसको सेंसन में कांग्रेस से उस परिवार ने 96 में जाकर फिर भारतीय जनता पार्टी करी। नारायण सिंह जी की बात कर रहे हैं आप, जिनको आप लोग 1993 में हराया था। मेरे नाम से उनको नहीं हराया, मैंने नामदेव सिंह जी को हराया जो 52 में लड़ते थे। 52 से लेकर के 9 चुनाव उन्होंने लड़े थे 93 से पहले। उनको 9 चुनाव में से केवल एक पहला चुनाव 52 का आए थे, वो भी लाल झंडे से आ रहे थे। जब किसान आंदोलन से आ रहे थे, या 73 का चुनाव आए थे, तो 30 चुनाव आ रहे, उसके बाद भी वो चुनाव नहीं। ठीक है, तो आप जब इसी दिशा में काम कर रहे थे तो कबड्डी आपको छोड़नी पड़ी। कबड्डी में आपने कर्नाटका में आपने रिप्रेजेंट किया था राजस्थान को। आपको क्या लगता है कि आप राजनीति में आने के बजाय कबड्डी के साथ रहे होते तो आज अपने आप को कहाँ देखते थे? कबड्डी गेम खेलते थे और राजनीति कबड्डी के लिए मैंने धुरंधरों को दूर से दायरे में आने, और मैं समझता हूँ वो पहला व्यक्ति होगा तो हिंदी भाषी क्षेत्र में तो कम्युनिस्ट पार्टी के लगातार 4 दफे कंटिन्यू, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों को हराकर जीतना है। मैं समझता हूँ पड़ी 1993 पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी 107 में बनी थी और 74 में 10 साल बाद में मोर्सिंग से राजगढ़ से जीत के गए थे। इसके बाद भी सोपर सिंह भी, रेपराम भी, त्रिलोक भी, बहुत से लोग जीते हैं, लेकिन दोबारा रिपीट हुई। जब मैं भी पहली बार गया था तो मैंने कहा कि मैं अगली बार जीत के आऊँगा, तो लोगों ने कहा सब आने वाले यही कहते हैं, लेकिन जीत के भी आते हैं। लेकिन 93 के बाद 98 हुआ तो जीत के आया, फिर 2003 में जीत के आया, फिर दोनों पार्टियों ने 2003 में लड़ा और वही हारा, तो फिर उन्होंने 2008 में उसको रिजर्व थे। लेकिन मैं समझता हूँ रिजर्व के बाद भी वो 2 भी जीते और पड़ोस के तातराम और अनूप भी की।
रास्ता अमराराम का बंद कर रहे थे और अमराराम के साथ 2 फॉलोइंग डुबल और तेमाराम हो रहा है और एक से ज़्यादा विधायक नहीं जीते और एक से अनेक हुए देख सकती। आप सबसे पहले जो सीट जीते 3 बार जिस पर आप विधायक रहे, जैसे आपने बताया धौत से, और उसके बाद आप दातारामगढ़ से 2008 में जब सीट बदली हुई, तो पहली बार आप जब विधायक हो उसके साथ भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। जब विधायक की बात आती है तो एक रसूख नज़र आता है कि जो आदमी है वो रसूखदार आदमी होगा, उसके अगल बगल 4 लोग होंगे, एक चमक धमक वाली तगड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी हो। लेकिन अमराराम पहली बार विधायक बनते हैं, सीकर से बस पकड़ते हैं, विधानसभा के गेट पर पहुंचते हैं जहां पर उनको रोक लिया जाता है। वहां पर गार्ड उनको कहता है कि ये आम लोगों के जाने का रास्ता नहीं है। अमराराम जी अपनी जेब से एक कागज़ निकालते हैं, कागज़ उस पर दिखाया जाता है, वो अमराराम जी को सलूट करता है, सर अंदर जाता हूँ। कैसे हुआ क्या था? सब बात है कि लोगों के दिमाग से वो राजस्थान वो से लोगों के दिमाग में विधायक का मतलब ऐसी इस तरह से जो आपने अभी बताया कि रसूखदार होंगे, गाची के रसूख लोग होंगे, और अमराराम एक ऐसा विधायक है जो आम वन से बीत गया और आम वन की तरह ही है, बस से आया हुआ, उसके पास नहीं थोड़े से सफेद कपड़े होंगे, नतीजे होंगे, तो साधारण सा व्यक्ति आएगा फिर वो कार्ड की हुई है। किसी भी व्यक्ति के पास आप वैसे नहीं, वो वहाँ तो वही हुआ जो आप कह रहे। बस में भी बहुत हुआ मेरा, आप एमएलए नहीं, आप एक जगह सोसाइटी में जयपुर से सीकर आ रहा था और आप देखेंगे कि रियस का थाना ओन हो रही है, कंडक्टर ले जाकर के थाने के गेट पे रोक दी, भी एक सामने लकी वो उतर के गया और अंदर से ये सही निकल गया और जो वही गाड़ी से फाटक से उतरा तो उसमें कहा साले इस दुकान पर नहीं है और आराम जो पैर बदबू ऐसा नौकी। ये क्योंकि विधायक का चेहरा जिस तरह से आप गाय का या भैंस का नाम लेोगे तो वो पिक्चर भी दिमाग में आती है। तो विधायक का और वो मेरे को कहते भी रहे 20 साल तक राजस्थानी विधानसभा कि आपने विधायक की हिस्से कर दियो, मतलब उसकी प्रतिष्ठा उसको आपने मिला दिया। आप सड़क पे सो जाएंगे 8 दिन 13 दिन सड़क पे सो जाएंगे, आपको कोई गुमान नहीं है। तो ये जो विधायक की प्रतिष्ठा थी उसको आपने मिथिया में इसके उनकी नज़र में मिथिया मेट किया। और मैं कहता हूँ कि जनता का विधायक वही है जो जनता की समस्या हो, जनता के साथ थी, चाहे सड़क हो चाहे मिट्टी हो, और वही ताकत है। मैं समझता हूँ 2017 में एक भी विधायक राजस्थान की विधानसभा में कमिश्नर बनवा थी, लेकिन जनता के ताकत के आधार पर 163 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इंतखाब कर संविधान फरमा। देश की संसद में काले कानूनों के वक्त किसी एक भी विरोधी पार्टी के पास 10% सांसद नहीं थे, कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं। जनता के 1 साल के जन संघर्ष के बल पे देश के उस तानाशाह प्रधानमंत्री को देश के अन्नदाताओं से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने, यह है वो जनता की असल खातर। और मैं समझता हूँ वहाँ से लेके यहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी जो राजनीतिक लक्ष्य था यही सबसे बड़ा था कि उस जनता को जो सार्वभौम है उसको अपनी ताकत का, और ये मैं समझता हूँ उसी का नतीजा है। आज लोगों ने चुनाव लड़ा और जीता के देश के। तो इसीलिए जो मैं तो कहता हूँ पहले दिन जब 22 जुलाई को आए, 1 साल तक इस देश के अन्नदाता को, और देश के अन्नदाता जिसमें चढ़ के ट्रैक्टर पे आया था उसको दिल्ली में नहीं आनी देखी। 22 तारीख को वो किसान भी आया, ट्रैक्टर भी आया, संसद में भी गया और मोदी भी खाती थे उसके सामने जाकर बैठा कि ना वो उस किसान को रोक सकते और मेरे रास्ते। हाँ, आपका वो ट्वीट मेरे को याद आता है जब आप ट्रैक्टर के साथ वो वीडियो अपलोड की और आपने लिखा कि लोगों का कहना था कि ट्रैक्टर दिल्ली नहीं आएगा लेकिन ये ट्रैक्टर संसद जाएगा। तो ये खुद का आइडिया था, कहीं से आइडिया आया था या कैसे? वो आइडिया या पहले से आप कसक लेकर बैठे थे जब ये कहा गया कि ट्रैक्टर दिल्ली? 1 साल तक के किसान को आने नहीं दिया, और जब किसान किसी तरह से 26 जनवरी को आ भी गया
उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जो उनको प्रताड़ना दी गई, एक तो शहीद हो गए ना, जो ये आप दे रही है वादा किसान को, और पुलिस ने शहीद कर दिया। और उन जो ट्रैक्टर कहीं आ गए थे कभी जरूरी की फेम में, उस ट्रैक्टरों को 2 साल हो गए अभी तक भी वो जाओ, जबकि 9 अगस्त 1921 को लिख के दिया था कि जितने मुल्क में हम वापस हैं। आज तक उन किसानों, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर में आज तक भी एक केस हुआ पिछली। तो यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें आ सकती, यहाँ 1-1 करोड़ की ओडी गाड़ी है वो आ सकती है, लेकिन किसान का टैंकर नहीं आ सकता। मतलब वो कोई टैंकर तो नहीं है। आज बैल और ऊँट से खेती नहीं होती, ट्रैक्टर से होती है। आने जाने का काम भी ट्रैक्टर से करता है। और मैं समझता हूँ उस ट्रैक्टर की इस ऐतिहासिक आंदोलन में ये हुआ कि अभी पूरी दुनिया के 8 देशों में किसानों में ट्रैक्टर लेकर के आंदोलन किए। तो एक ब्रांड हो गया है पूरी दुनिया में किसान का ब्रांड ट्रैक्टर। आप तो जब भी किसान आंदोलनों की बात करते हो और आप लंबे समय से एक्टिव रहे, एक विरोधाभास हमेशा चलता रहता है। जैसे आपने कहा कि वो जो एक किसान शहीद हुआ उसको पुलिस को फेस कर दिया। जो प्रोटेस्ट कर रहे किसान थे वो किसान थे ही, उसके साथ जो पुलिस हुए ज़्यादातर जवान होते हैं वो भी किसान कौम से ही आते हैं। तो उसके बाद का ये आपस का विरोधाभास पुलिस के साथ, वो किसान पुलिस के साथ, ऐसी कुछ घटनाएं देखने तो मैं मिली। वैसे तो मजबूरी है, नौकरी करते हैं, उनके आदत सबसे फिर मानने। नहीं, आप प्रोटेस्टर्स के साथ में बैठे हुए उस जगह पर जब आपके ऊपर वो लाठियां चल रही होती है, तो आपके बीच का, क्योंकि आप राजनीति ही उस किसान परिवार की, किसान वर्ग की करते हैं, तो आपके मन के विचार क्या रहते हैं उस वक्त? नहीं, बहुत बढ़िया होते हैं। और बहुत से आप देखे हुए कि जब 8 दिन का पड़ा होता है, 1 सितंबर फिर और जब 7 सितंबर की रात की जो घटना थी, कल 8 सितंबर को और किसान आमने सामने, तो आप अंदाजा कीजिए बहुत से अफसर थे, इन्होंने अपने छुट्टी की दरखास्त दी। और उसी का नतीजा था कि राजस्थान की सरकार जो खदेड़ना चाहती थी 7 तारीख की रात, पुलिस के पन पे उसको कदम वापस लेना पड़ा। और 11 बजे के बजाय 10 बजे वार्ता के लिए बनाया। फिर वो शाम को वहाँ चलिए वार्ता सुन रही। जैसा नहीं है कि अंदर चाहते हैं, लेकिन नौकरी करनी है, रोजगार, उसके बाद मानी। जैसे आपने बताया कि कहानियों की कमी आपकी ज़िंदगी में है नहीं है। ये विधानसभा पे एंट्री का किस्सा था। आप एक बार विधानसभा के अंदर अखबार में लपेट कर बाजरे का एक पौधा ले गए। बाजरा भी ले गया, सरसों भी ले गया। बाजरा तो इसलिए लेके गया कि राजस्थान की सरकार ने बाजरे का बीज दिया था, और वो 4 इंच की सिक्की लेके गया, और 1.5 फुट का उसका तमाम। आप अंदाजा कीजिए, करोड़ों रुपया उसमें चूना लगाने का काम किया। तो बाजरा भी लेके गया। जब सरसों को शीतलहर मार गई तो सरसों भी लेके गया। सरकार कह रही थी पाला लगाई नहीं, क्योंकि पत्तियाँ नहीं गलती है, वो शीतलहर चलती है। उस सरसों की जो फड़ियाँ होती है उसमें जो दाना होता है वो जलता है, पत्ते नहीं जलते। तो सरकार में बैठे हुए, एयर कंडीशन में बैठे हुए मंत्री जी को, सेक्रेटरी को जलेगी सिचुएशन में भी, इसलिए उनको ले जाके दिखाना पड़ा, चाहे बाजरा था चाहे सरसों। ये है देखो ट्रेंड है, इसमें आप बड़ी को फोड़ के देखो, इसके अंदर दाना स्पीक है, इसलिए ले जानी पड़ती, आप इसलिए ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है। संसद में ये ठीक है। संसद के अलावा पहले विधानसभा की बात करें तो 1997 का या जनवरी के आसपास का कोई दिन था, 20 जनवरी का, और आपको उसके बाद 3 महीने तक निलंबन सहना पड़ा। कार्यवाही में आपने अपने जो प्रयास थे वो प्रयास किए। ये किस्सा क्या था जिसके चलते 3 महीने तक 44 और विधायकों के साथ आपको निलंबित किया गया? ऐसा था कि मैं जो किसान को मिली हुई
तो उन्होंने बिजली बोर्ड के सामने हजारों किसानों के बीच में कहा कि अगर प्रदेश के किसान का कुआ नहीं चलेगा तो राजस्थान की विधानसभा में। जब मैंने ये घोषणा की तो बहुत से पत्रकार सारे दोस्तों की विधानसभा में आते ही थे, विधानसभा कैसे बंद कर देंगे आप, विधानसभा कैसे नहीं चले। मैंने कहा वो जिसमें चलेंगी उस दिन पता नहीं। बहरहाल जिस दिन विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, मेरे को भी बहुत से सदस्यों ने कहा कि अभी तीन घोषणा थी तो राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ना होता है। 3 लेयर पुरानी विधानसभा का वो बात किया है। जो पुलिस के सिपाही होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको मार समिति सभा भेजता रहती है। राज्यपाल इसके चारों तरफ 3 घेरे लगा दिए, 1, 2, 3। बहुत से साथियों ने कहा कि अब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेगा, विधानसभा चले। मैंने कहा ये देखो आने दो उसको, मैं देखा हूँ। मैंने जो चुनाव लगाई वो संविधान भगत थे, लीटर आज से राज्यपाल का अभिभाषण काट कर सें मैंने पसंद लिया। मेरे को खरीद रहे थे, उस सेक्रेटरी ने दोबारा उसको वो अभिभाषण होता उसमें कापी दी। तो मैंने वो तमाम अंगुलियों में वो की पहन पाया तो मैंने खरीदा और 2 अंगुलियों के साथ से उसका इस रूप से 4 साथ थे मेरे साथ ब्रेन, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक थे, कोपी राम स्टोर, भारतीय जनता पार्टी का विलंबित विधायक 10 दिन, और वो माँ से भी नहीं तो आज राष्ट्रपति महीने में 4 को गया था हमारे शो में, 4 को 3 अच्छा 4 छो यार मेरी ऊपर 3 महीने भी सस्पेंड किया था। नेक्स्ट डे वो प्रस्ताव भी आया और इतने में साहब के पास चल गया विधानसभा में सफी तो फिर साहब बोल दिया अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को सिस्टम मेरा राबरी बनी 3 दिन सस्पेंड रहे हैं। कंजा माफी के उत्तरा धारा के आंदोलन में 6 दिन चंद्रा की सरकार ने बेल में मेरे को नहीं 700 किसान नहीं तो इसलिए ये लड़ने वालों के लिए इसको असरन की बात नहीं है। बेल में जाना ये सब तो उपराष्ट्रपति जी का सिंबॉलिक रूप से आपने कहा है कि सच में रोने लग गए थे? नहीं, वो तो रिकॉर्ड उसके साथ ये अमीर भी एमएलए जुबैर खान को रामगढ़ से अभी एमएलए वो भी सिर्फ में जब कंसावली और हवान में था रिपोर्ट था फोबियस और ये गुजर था वो पीस रिपीट वो भारतीय जनता पार्टी जो जीतते हैं और अन्य दिनों में सस्पेंड by that is in support certain yeah in कांग्रेस के एक सीपीएम के बागी आंटी अच्छा ये विधानसभा में जो आपने बात की, हाल ही में एक और किस्सा राजस्थान विधानसभा में देखने को मिला है जहाँ एक विधायक है, आप परिचित होंगे, मुकेश भाकर, उनको भी अभी निलंबित कर दिया गया है। उनकी इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब फिर ये विरोध की आवाज को दबाना, मतलब शायद उनकी हंसी को लेकर दांत निकालना, ऐसे कुछ करके भी कुछ बातें कही गई है। कोई मकसद नहीं। देखो डांट अच्छी है, ये तो सब चलता है मन इस तरह से। और साइड मैंने तो पढ़ा है कि 6 महीने के लिए साइड कभी 6 महीने की रेपिंग फोर्सेस कोई नहीं फिर क्या 10,000 3 महीने तक का रिपोर्ट हमें 6 महीने के लिए की तरह। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो काना साइड फॉरवर्ड है उस पर और कोशिश करते हैं ना। देश की संसद में 52 से लेके आज तक 150 के करीब विरोधी सांसदों को आप देखा हो actually इस 2024 के चुनाव से पहले 150 के करीब विरोधी सांसद भी वो संसद ट्रेनिंग में थे बाहर में था और फिर ये सारे खाने को दूसरे तो हम वर्डिट। विधानसभा की बात चल रही थी, विधानसभा वो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं भजन लाल जी, वो आपके चुनाव के समय पर सीकर आए और उन्होंने अमरा राम जी को परजीवी कहा। कुछ भी कह सकती है भारतीय जनता पार्टी, परजीवी नहीं कहा। किसान आंदोलन में क्या नहीं कहा, किसानों का ये आतंकवादी है, ये माओवादी है, ये आप ये किराए की
क्या क्या सपने। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपका परजीवी से संबंध खोजने की कोशिश क्या थी, ये किस तरह से उन्होंने इसको रिलेट किया था? कभी मिलो जब उनसे पूछना बदल रहा है, जिसके हमारा राम तो परजीवी है नहीं, वो जरूर पढ़नी हुई है, फर्सी मुख्यमंत्री है। हमारा राम तो उस खेत से आया है जिसने उसको मेहनत करके लो। तो मुख्यमंत्री के तौर पर और उनकी पॉलिसी मेकिंग के तौर पर मुख्यमंत्री जी को किस तरह से 7 दिन में 2 दफा आकर के यहाँ से पर्ची लेके जाने की पर्ची है। मुख्यमंत्री है ही नहीं। मुख्यमंत्री आपके हिसाब से मुख्यमंत्री क्या होता है? वो पानी नहीं मिलता तो वो जाकर के पंप हाउस के पास बैठते हैं। अभी सबसे बड़ी वो 6 महीने के शासन में सबसे बड़ी बिजली की कटौती और प्यास मारने का काम किया। पहली बार किसी भी पार्टी की सरकार रही है, 20 साल तुम राजस्थान की विधानसभा में रहा, कोई किसी भी पार्टी की सरकार रही, गर्मियों के वक्त राजस्थान में पेयजल की भयंकर समस्या है। उसके लिए कंटीजेंसी होती है। जल खोदने के लिए हर जिला क्वार्टर पे कनेक्टर को फंड दिया जाता है। पहली बार था जिसने फंड नहीं दिया गया। पहली बार है जिसमें भयंकर कटौती, जितने बिजली की आवश्यकता उससे दूनी बिजली राजस्थान में होती है। और बहाना ये करें कि पिछली वाली सरकार, अब तो पिछले वालों को सजा मिल गई, अब तो तुम वो सरकार में अभी बिजली और पानी देने का काम तुम्हारा है। मतलब सबसे ज़्यादा फैल सरकार इस वक्त है। और हफ्ते में 2 दिन में यहाँ आना पड़ा, रियासत पर चाहिए गया। चलो, आपने भाजपा के तौर पर आपने कहा कि पर्ची मुख्यमंत्री है। कांग्रेस में अगर अगली बार सरकार बनती है, आपका अलायंस है, उनके साथ आप जीत कर आए हैं सीकर से, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से ज़्यादा डिजर्विंग आदमी कौन लगता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार आपसे अगर ऊपर पूछा जाता है तो आप किसके पक्ष में खड़े हो? कांग्रेस के मुख्यमंत्री का फैसला करने वाला मतलब नहीं। आपसे पूछा जाए आपका वोट किसको होगा, नहीं, डिजर्विंग कौन लगता है आपको पुलिस में? ऐसा बात है कि जब चुनाव होगा, जब देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन होगा। और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस का हाईकमान उनको और मुझे चुने हुए विधायक तय करेंगे। ये तो पॉलिटिकल जवाब है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमरा राम जी के हिसाब से दोनों में से डिजर्विंग आदमी कौन है? नहीं, मान लीजिए कि आप ही तय करने वाले हैं कि वो क्या मुख्यमंत्री। मानना से काम नहीं करता मैं। मानना कि आप तय करोगे, मैं तय नहीं करूँगा। तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कांग्रेस तय करेगी। और जब भी हमने तो जो 2004 में 61 वामपंथी पार्टी हुए थे और जब प्रधानमंत्री बनाने का सवाल आया तो हमारी चॉइस नहीं थी। उस समय 5 सांसदों पे 1 मंत्री बना रहे थे, 15 मंत्री थे, मंत्री नहीं बने। उन्होंने कहा आप नरेगा का गाँव के गरीब को काम देने का कानून लेके आएंगे। आप जो आदिवासी को आज तक जो ज़मीन से खदेड़ते हो, उसको जो ज़मीन को खेती करता है बसा हुआ, उस पर ये अधिकार लेके आओ, सूचना का अधिकार लेके आओ, 3 कानून लेके आओ जिससे इस देश का सबसे गरीब आदमी आदिवासी गांव का वो गरीब और वो काम के लिए भटकता है, उसको उस गांव में काम नहीं। आज भी उस नरेगा के लिए तरह तरह के इंतजाम खाते पीते लोग नहीं आते। ये मैं समझता हूँ सही सलामत लागू किया जाए तो कम से कम इस देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सड़ेगा। अगर सो नाम सीकर में औद्योगिक विकास की जो गति है उसको मेहंदी क्यों लगी हुई? नहीं, राजस्थान को ही लगी हुई है। अब आप देखिए टाइल की रॉ मटेरियल राजस्थान में मिलता है और टाइल जाके गुजरात में बनती है और फिर वहाँ से टाइल बन के वापस राजस्थान और जुड़ गया। तो ये राजस्थान के साथ खिलवाड़ होता है, हर विकास में होता है, चाहे रेल का हो, औद्योगिक विकास हो, तो हर तरह से, चाहे पानी का हो। मतलब आप अंदाजा कीजिए 75 साल की आज़ादी के बाद 80% गांव और कस्बे शुद्ध पानी के लिए तरस रहे। सर्दी में भी 500 रुपया देते टैंकर खरीदना। तो आप विकास वाली बात तो छोड़िए है। तो सबसे पहले पीने का पानी, अन्न के बिगड़ तो लोग अनशन करने वाले 10 दिन 15-15 दिन निकाल देते, लेकिन अनशन करने वाला भी पानी के बिगड़ नहीं निकाल सकते। और 71 साल से ज़्यादा आज़ादी के वक्त में भी राजस्थान को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। और शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है इसका मतलब आधी से ज़्यादा बीमारियां अशुद्ध पानी से
इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इसके लिए पानी की जो समस्या है, औद्योगिक विकास की जो समस्या है जिसमें रुकावट आई हुई है, तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन और इसका उपचार क्या हो सकता है? सरकार सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आप देखिए आज भी पूरे देश हो गए आधे भारत बाढ़ से तबाह होता है और आधा भारत अकाल से तबाह होता है। अगर इतना पानी बरसात का पानी है, नदियों का पानी है, उसका इंतजाम कर दिया जाए तो 87% जमीन पे सिंचाई ही नहीं हो सकती। इस देश की 5 प्रमुख समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाढ़ नहीं आई, इंटरलिंक कर दिया, काल नहीं पड़ेगा 70%, एयरटेल की समस्या नहीं हुई, रोजगार की समस्या नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा होने है, गाँव वालों को बांध कर शहरी निर्माण करना, इससे और समस्या अच्छी बस्ती वगैरह मंजूरी को मैं समझता हूँ 87%। और कितना जब एस्टिमेट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार प्रधानमंत्री ने तो उसने एक योजना के लिए तो उस समय 6 लाख करोड़ रुपए की एस्टिमेट था, आज 8 लाख। नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल के शासन में बड़ी बड़ी कंपनियों को 25 लाख करोड़ रुपए की छूट दी है टैक्स में और कर्जा में। आज की तारीख में भी 8 या 9 लाख करोड़ में ये 5 समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आप अंदाजा दीजिए, लेकिन वो जब देश की सरकार करेगी जब तो आपके प्रयास क्या रहेंगे इस दिशा में? हमारा प्रयास होगा कि इस और सरकार को बातें किया जाए और जनता में इस बात के लिए जागृति पैदा की जाए कि आज जितना भी वर्षा जल है उसका आज भी समुद्र में जाता है। आज भी जो पोंग डैम जो राजस्थान में है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न केवल भारत का बल्कि एशिया का है। पिछले बरसात में 40 दिन तक 1 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान में है, जबकि राजस्थान की नहर में 10,000 क्यूसेक चल सकता है। मतलब 10 राजस्थान नहर जैसा 40 दिन पानी गया, क्या उसका स्टोरेज नहीं किया जा सकता? और अफसोस इस बात का देखिए वो 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया नदी में। जब राजस्थान नहर के किसानों की फसल तबाह हो गई क्योंकि वो पानी छोड़ते हैं जो राजस्थान नहर में पानी नहीं रहा है होती है और इलाकी को पानी तो लगता ही नहीं कर। ये सिक्किम में 14,000 क्यूसेक की नहर बनाई है, लेकिन आउटलेट 14,000 का नहीं है, वो 10,000 का ही। तो मतलब किस तरह से पानी के साथ राजस्थान के साथ राजस्थान में शासन करने वालों में मतलब किस तरह से मजाक की। मतलब गंगा सिंह ने आज से 100 साल पर यह नहर बढ़ाई थी, ईंट और चूने से, वो तो आज तक चल रही है। और राजस्थान नहर आज़ादी के बाद बोर्ड से चुनी हुई सरकार ने आपने देश को लेकर 5 समस्याएं बताई, सीकर को लेकर किन 5 मुद्दों पर आपका विजन रहेगा अगले 5 साल में, इन पर आप मुख्य रूप से काम? सबसे पहला है पीने का पानी, फुट ठीक, अग्निवीर एवं MSC फॉस महंगाई, इन पे लोगों का जो संघर्ष है वो जनता लड़ रही है, समस्याओं से जूझ रही। आम जन उस लड़ाई को आगे बढ़ाना हो सरदार को इनके समाधान से ये बात है। आप सीकर से चुनकर आए हैं और सीकर जो है वो कोटा के बाद कोचिंग नगरी है और जहाँ पर भी भीड़ बढ़ती है वहाँ पर क्राइम और नशा भी उसी तादाद में बढ़ता हुआ देखा जाता है। सीकर को क्राइम से बचाने के लिए और उड़ता सीकर ना हो जाए उसके लिए आपके प्रयास क्या रहेंगे? बिल्कुल प्रयास रहेगा। शिक्षा में कोचिंग विकास सेंटर बाहर निश्चित रूप से इस अपराध भी नहीं बढ़े और ये नशा की जो पंजाब से होता हुआ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि इन पे जी लगाऊँ, क्योंकि हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसका कहना है कि पिछले लगभग 75 दिन में राजस्थान के गंगानगर में 40 जो नवयुवक हैं उनकी नशे से मौत हो चुकी है। तो उसी तरह का मामला कुछ जगहों पर नहीं, अभी इस तरह का सीटर में नहीं है, लेकिन जो गंगानगर से, हनुमानगढ़ से या पंजाब से और हरियाणा से जो लोग आ रहे हैं उनमें कुछ न कुछ स्थिति है।
उस तरह की स्थिति अभी गणना और मानने वाली इस सीट में नहीं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़, अभी जो शुरुआत है इसी में इसको वो भी ना फिलहाल। आपने एक बयान दिया था कि भाजपा ने संविधान की जो आत्मा है उसको तहस नहस कर दिया है। फैसला कर दिया ना, मतलब हमारा देश का संविधान किसी धर्म के आधार से भेदभाव नहीं सकेगा। नागरिकता देने में जो कानून बनाया है उसमें निश्चित रूप से इस देश से संविधान की आत्मा को मानी रखती, और ये 400 पार का भी नारा इसलिए था, मैं वो की भारतीय पार्टी की और गुजरात की भाजपा के सांसद उम्मीदवारों ने कहा हमने 400 इसलिए चाहिए कि हमने संविधान न संशोधन। निश्चित रूप से संशोधन का मतलब है कि उसी मनुस्मृति की तरफ ले गया, उस शोषित पीड़ित को जो बराबर आने के लिए जो संविधान में जो कुछ प्रावधान है उनको समाप्त। आप देखिए तो सार्वजनिक संस्थान सरकारी डिपार्टमेंट आज 2 करोड़ को हर साल नौकरी देने की बात करते थे, 30 करोड़ का अगर नौकरी मिलती तो आज ये हालत बेरोजगारी की नहीं हो। मतलब 10 लाख से ज़्यादा तो सरकारी केंद्र सरकार के कार्यालय और पब्लिक अंडरटेकिंग उनको नहीं बराबर साल केवल और केवल निजीकरण करने का काम किया। निजीकरण का मतलब निजी संस्थाओं में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, न पढ़ने में रिजर्वेशन होता। जो पैसा है वो देगा कोचिंग में, पढ़ने में, बढ़िया संस्थान में, जो प्राइवेट निजीकरण जब है। तो निश्चित रूप से कोशिश उनकी वही थी जिसकी ओर वो ले जाना चाहते हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण, काले कानून, ये सब वही पीड़ा। आखिरी 2 सवाल। राजस्थान में बढ़ती हुई बेरोजगारी चिंता का विषय है। देश में लगभग दूसरे स्थान पर हम बेरोजगारी में खड़े हैं। बेरोजगारी के लिए सीकर में स्पष्ट रूप से आप क्या प्रयास अपनाएंगे? आपका विजन क्या है जिससे सीकर की बेरोजगारी को? ऐसा नहीं हो सकता कि देश की बेरोजगारी तो रहे और सीकर में बेरोजगारी नहीं रहे। आप देश की सरकार की नीतियों से बेरोजगारी। आप आज सांसद हैं और आपका नीतियों में कंट्रीब्यूशन होगा। आपका विजन क्या है कि नीतियों के तहत आप उस नीतियाँ एक सांसद नहीं बनाता, जो बहुमत की सरकार है जो सांसद होगी वो नीतियाँ। बेशक सवाल है कि अमराराम उसमें क्या कर सकता है। अमराराम यही कर सकता है कि उस समाधान के लिए संघर्ष बढ़े, सरकार मजबूर हो। वो है, ये नहीं है कि एक सांसद जीत गया तो वो पुलिस। बेशक, लेकिन आपका आवाज उठाने के नजरिए से आपके प्रस्तावित विकल्प क्या होंगे जो आप सरकार को देंगे अपने लोकल एरिया के हिसाब से, कि किस तरह से आपके एरिया की? मैं कह रहा हूँ राजस्थान का नहीं, देश का होगा, राजस्थान का भी नहीं होगा। मान लो आप कोई राज्य की सरकार भी बन गई, मान लो अमराराम की पार्टी की भी बन गई, तो वहाँ से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। वो पॉलिसी मेकर नहीं है, पॉलिसी मेकर है देश की सरकार। और देश की जो मुट्ठी भर लोगों के पास संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा हुआ है, जमीनों पर। आज 5% 10% लोगों के पास 50% जमीन। आज औद्योगिक और सर्विस सेक्टर जिसको आप कहते हैं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, और उन पे 5% लोगों का कब्जा। वो 95% का कब्जा हो जाएगा, बेरोजगारी सब का समाधान नहीं। लेकिन वो देशी जब हो सकती है जब आप स्थिति में उसमें नहीं है, हम विरोध में है, तो ये है कि उस आंदोलन को आगे बढ़ा, उत्पादन के साधनों से जनता के कब्जा हो, जनता के नियंत्रण हो, न कि उस मोटी बते रहेंगे। निश्चित रूप से उसके रिजल्ट आप और हम देख रहे हैं, पड़ोसी टेस्टिंग वही आने वाला वक्त होगा। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान को विशेष रूप से कला, संस्कृति और उन सभी मापदंडों के तहत देखा जाता है जिसमें बुरी बुरी राजस्थान की प्रशंसा भी होती है। जब हम अपने पड़ोसी राज्यों को देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उनके लिटरेचर, उनकी फिल्में, उनके गाने जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व दर्ज करवा रहे, और वहाँ से जो उनके कलाकार हैं उनको एक अच्छा मंच भी मिल रहा है। राजस्थान की जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो
वो कहीं भी अपने आप को खड़ा नहीं पाती है। इसके विकास में अपना योगदान किसने नहीं दिया, जिसके चलते हमारी जो लिटरेचर है, हमारी जो आर्ट है वो घुटनों पर आ गई है। और अगर इसको सुधारने के प्रति काम किया जाए तो इसमें प्रयास क्या किए जा सकते हैं जिससे राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री भी अपना एक मुकाम दर्ज करवा पाए, अपना लिटरेचर खड़ा कर पाए। तो राजस्थान की राजनीति इसके लिए सब लोग भी मिल रहा, मतलब जो संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म है, मारवाड़ी के ये सुविधाएं जो साथ लाड़ियों के लिए मिसाल पे। अब आप देखिए राजस्थान से संपेलित से हुई है, हरियाणा बहुत छोटा है, पंजाब की पंजाबी भाषा को मान्यता मिल गई, राजस्थान की भाषा को राजस्थानी दही मिट्टी फिक्स। आज कोई फोर्ट मर्डर करके आएगा तो हरियाणा में उनको नौकरी मिलेगी और इस स्टेज तक वो होगा तो उसको प्रोत्साहन राशि इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस को ये राजस्थान में नहीं मिले। वो संस्कृति भाषा का अलग दूसरे सवाल निश्चित रूप से राजस्थान पिछड़ा, राजस्थान अपने हिस्से का पानी नहीं ले पाए। ग्राउंड जो पानी हिस्से में है उसके भी निकासी का द्वार नहीं है, तो आप अंदाजा कीजिए कि वो राजनीतिक किस तरह से राजस्थान की जनता तो जिसको कहते हैं ना अपने भाषा में रामदवंश है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के साथ नाइंसाफी शासन चलाने वाली कांग्रेस है। तो इसमें भी अभी तो उत्तर बिक्का वाली घोड़ी है, 5 साल ये हो रही। तो आपको मतलब पर्सनल लेवल पर क्या लगता है, आप सांसद के तौर पर नहीं, एक राजस्थान के बाशिंदे के रूप में भी इस तरह से देखते हैं कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो हमारी कला और संस्कृति का क्या होगा? जनता को खड़ा हो, जनता खड़ी होगी, जनता इस बात की ये प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक नेताओं को भी और दलों को भी इस बात पर सोचनी भी ये बात है। आप देखिए, आप तो खनिज संपदा, आप तमिलनाडु चले जाइए, खान के लिए जो तमिलनाडु निवासी के अलावा बाहर के किसी भी देश के नागरिक नहीं ले सकता, और कारखाना लगा सकता है लेकिन माइंस नहीं ले सकता। अब राजस्थान में जितनी माइंस है उसमें मेजॉरिटी माइंस ओनर है वो राजस्थान के पास है। ये कानून तो राजस्थान की विधानसभा को ठीक है, आप माइंस को दीजिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए आगे की फोर्सेस में आप ये बहुत सी चीजें वो जो राजस्थान नहीं कर। राजस्थान में आप छात्र राजनीति से होकर इस सफर तक पहुंचे हैं और आप संसद में हैं। हाल ही में छात्र राजनीति को लेकर भी जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जयपुर में, जो वहाँ के छात्र से वो चुनाव है उन पर रोक लगा दी गई है। इस पर आप किस तरह से उन्हें समर्थन करेंगे और आपका टेक क्या है? बिल्कुल समर्थन। छात्र संघ के चुनाव विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भी थी, हर साल होने की जनतांत्रिक व्यवस्था हमारे संविधान में दी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं, और मैंने तो देखा है राजस्थान की विधानसभा में विश्वविद्यालय और बड़े महाविद्यालयों में उनके छात्र संघ में सक्रिय रहे हैं। वो राजनीति में राजस्थान की विधानसभा और देश के संसद का ये निश्चित रूप से ये सरकार जो आनाकानी कर रही है, निश्चित रूप से चुनाव में चाहिए। तो चुनाव की मांग करने वाले तमाम विद्यार्थियों का मेरा पूर्ण समर्थन। आपका संदेश क्या रहेगा उनके नाम? संदेश रहेगा कि चुनाव के लिए संघर्ष करें और चुनाव सरकार को कराने पड़ेंगे, और चुनाव में उस जनतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया की ट्रेनिंग इनको मिलेगी और आगे चल करके अच्छे नेतृत्व का विकास होगा और राजनीति को शुभ करने में आगे बनेंगे। मतलब अमराराम जी की अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो अमराराम जी अभी जाकर खड़े हो गए। ये थी सीकर के सांसद अमराराम जी से बातचीत। हाल ही में उन्होंने कुर्सी जो है वो थामी है। अभी विकास की गति में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से आगे रहेगा उसके लिए हम फिर बैठेंगे एक लंबे समय के बाद। आप इसी तरह से देखते रहिए लोकदूत। शुक्रिया।